Alright kids, so in our previous class हमने बहुत डिटेल में अपने टू सेक्टर्स बिजनेसेस के टू सेक्टर्स को इकोनॉमी के टू सेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस किया कि सर प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस क्या होते हैं, उनका मोटिव क्या होता है, वो कौन से गुड्स बनाते हैं, इकोनॉमी के कौन से डोमेन को देख रहे होते हैं, वो लोग आफ्टर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने पब्लिक सेक्टर को पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर क्या होती है। पब्लिक सेक्टर वो बिजनेसेस जो कि गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल कर रहे होते हैं। इकोनॉमी के किन सेक्टर्स को वो देख रहे होते हैं, किन प्रोडक्ट्स को, किन सर्विसेज को लोग आफ्टर कर रहे होते हैं। हमने बहुत डिटेल में ये पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि अभी एक रिसेंटली बड़ा जबरदस्त शिफ्ट आया है ओनरशिप में, बिजनेस की ओनरशिप में। वो ये कि गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है, जिसे हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हमने पढ़ा था कि प्राइवेटाइजेशन होने से डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, तो गवर्नमेंट का फायदा होता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं। फिर जब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अपना बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को बेचता है, तो एक ठीक ठाक पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। और लेकिन इसके नुकसान भी हैं। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो लॉस मेकिंग एरियाज में सर्विस नहीं देगा और सोशल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी सोसाइटी को। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने अपना नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एंटरप्राइज, बिजनेस साइज एंड ग्रोथ। हमने लास्ट क्लास में एंटरप्राइज पे बहुत डिटेल में एक वीडियो भी देखी थी, और हमने एंटरप्राइज को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि सर एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के फायदे क्या हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के नुकसानात क्या हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर वैसे तो हर एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। हम अपनी प्रीवियस क्लास यहां तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें फर्दर कंटिन्यू करना है कि सर हर एंटरप्रेन्योर अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाती हैं। ये हमारी आज की क्लास की कंटिन्यूएशन है। सो लेट मी स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल ली थी कि सर एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं। किस चीज का रिस्क लेते हैं? सर बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लेते हैं, तमाम रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठे करने का रिस्क लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पीपल हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, who brings all factors of production, all other three factors of production together and decide what, how, and for whom to produce. Right? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की एग्जांपल्स हमने देखी थी कि सर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की अगर एग्जांपल लें तो सर हमारे पास एलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, मैंने लोकल एग्जांपल में कहा था मलिक रियाज है, सलमान इकबाल है, हमारे पास मियां मंशा है, मंशा ग्रुप, हबीब आरिफ हबीब ग्रुप है। सर ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। सवाल आ जाता है, सर व्हाट डू दीज पीपल हैव what other entrepreneurs do not have? What are those abilities, characteristics which are required for individual to become a successful entrepreneur? तो याद रखिएगा, एक एंटरप्रेन्योर सबसे पहले, एक एंटरप्रेन्योर में एक बहुत बड़ी एबिलिटी होनी चाहिए। देखिएगा जरा गौर से, एक एंटरप्रेन्योर में एक बहुत बड़ी एबिलिटी होनी चाहिए, and sir that is हार्ड वर्किंग। एक एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग का मतलब है दैट पर्सन इज विलिंग टू वर्क लॉन्गर आवर्स, दैट पर्सन इज विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल। Hard working entrepreneurs, successful entrepreneurs required hard working. You know, when I give
you guys the intro of my orientation class. मैंने अपनी ओरिएंटेशन क्लास में अपना पहले इंट्रोडक्शन दिया था, हु अमार समाना इज. तो आई टोल्ड यू दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन. I'm a teacher by passion and entrepreneur by profession. मेरे अपने छोटे ventures हैं, and believe me, those ventures, they require a lot of hard work. वो आसान नहीं है. The ventures, the business, this requires a lot of hard work. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक बिजनेस बिजनेस बनता है, बिजनेस चलता है. एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सर हार्ड वर्क करना पड़ता है. देन यू हैव टू बी क्रिएटिव. याद रखिएगा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है. नया लेकर आना है, कुछ रूटीन से हट के करके दिखाना है. अब आप देखें, दुनिया भर में जितने बड़े तगड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने दुनिया भर में कुछ अनोखा किया. उन्होंने कुछ अनोखा किया. अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको आपको एग्जाम्पल देता हूं. मरियम और शायान, आपने अपनी, जब आपकी पैदाइश हुई, व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए बेटा, उस वक्त तक फेसबुक पैदा हो चुका था ऑलरेडी. ठीक है ना. फेसबुक की बर्थ है 2003 की, जब वो होता था द फेसबुक. अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, फेसबुक आपसे पुराना है. मैंने मैंने फेसबुक की बर्थ, फेसबुक की डेवलपमेंट, फेसबुक की ग्रोथ और फेसबुक का वायरल होना मैंने अपने आंखों से देखा है. बिलीव मी, व्हेन वी वर किड्स, हमारे वहमो गुमान में नहीं था, दुनिया के वहमो गुमान में नहीं था कि एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सकता है जहां हम दुनिया भर से इंटरेक्ट कर सकें. फेसबुक. अब मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि उसने भी दो भाइयों का आइडिया पिच कॉपी किया. अब मैं उसकी डिबेट में नहीं जा रहा कि वो आइडिया किसका था. एंड व्हाट डिड मार्क जकरबर्ग डिड टू दोस ब्रदर्स, फॉरगेटिंग द नेम, वो ब्रदर्स, दो भाई जिन्होंने मार्क जकरबर्ग को ये आइडिया दिया था कि हम आपको हायर करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर और कोडिंग एक्सपर्ट हो. हमें टेक्निकलिटीज का नहीं पता, लेकिन आइडिया हमारे पास है. एंड मार्क जकरबर्ग रादर stole that idea and implemented himself, and then comes the Facebook. तो वो जो फेसबुक का कॉन्सेप्ट है, इट हैज टू बी समवन, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचा किसी ने कि यार मैं कुछ ऐसा बना दूं कि लोग असल में दुनिया से इंटरेक्शन छोड़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आर्टिफिशियल इंटरेक्शन पर आ जाएं. जस्ट इमेजिन, मेरे रियल में इतने हाल अहवाल जान पहचान नहीं होगी जितनी मेरी सोशल मीडिया पर है. है ना, ऐसा है ना. तो क्रिएटिव, अब आप देखो क्रिएटिविटी का कितना बड़ा लेवल है कि आप नोट करो. amazon, जेफ बेजोस स्टार्टेड amazon. मैं और आप आज amazon को देखते हैं कि यार क्या सक्सेसफुल चीज है. मैं और आप आज amazon को देखते हैं, यार ये क्या कमाल चीज है. लेकिन amazon 1991 में स्टैब्लिश हुआ था. 1991 में स्टैब्लिश हुआ था. और आपको पता है amazon ने अपने फर्स्ट 4 years ह्यूज लॉसेस बेयर किए थे. ह्यूज लॉसेस. अब आप सोचे जरा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स, अ लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी. ये देखो, तो amazon ने पहले 4 साल रिस्क लिए, पहले 4 साल बर्दाश्त किया, ह्यूज लॉसेस इनकर किए. देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर वर पीपल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन who were saying amazon would not survive, and amazon would not survive. It's the wildest of the concept. आज देखो क्रिएटिविटी का क्या लेवल था उसका कि amazon is the world's biggest intermediary who do not own a single product.
अब कुछ हैं उनके पास, उनके पोर्टफोलियो के अंडर, लेकिन आज भी वो एक इंटरमीडियरी के रोल के तौर पे मौजूद है, जिनके पास ऑफिशियली अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। बाइकिया, करीम, जिनकी अपनी खुद की कोई कार नहीं है। हाँ, एयरबीएनबी, जिनके अपने खुद के कोई कोई फिजिकल एसेट नहीं है, होटल या ये रेस्टोरेंट्स या होटल या जो हमें कहते हैं रिजॉर्ट्स। क्रिएटिविटी। तो एंटरप्रेन्योर कैन नॉट फॉलो द ट्रेंड, एंटरप्रेन्योर क्रिएट द ट्रेंड। कोई तो होगा जो क्रिएटिविटी करेगा, ट्रेंड लेकर आएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि ट्रेंड जो है वो वो हैवी हो, बड़ा हो, क्रिएटिविटी वर्ल्ड फेमस हो, जरूरी नहीं है। आप क्रिएटिविटी छोटे छोटे लेवल पे भी लेकर आ सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल दे दूं आपको। हाँ भाई, हम रूटीन फ्रेंच फ्राइज तो खाते रहते थे, लेकिन समवन, कोई तो था जिसने पिज्जा फ्राइज इन्वेंट किया। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, राइट। तो एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो ट्रेंड क्रिएट करता है, रादर ट्रेंड फॉलो करने के। इसके बाद एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए याद रखिएगा कि इंसान को, एंटरप्रेन्योर को ऑप्टिमिस्टिक होना होता है, ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सर पॉजिटिव बनना पड़ता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है और वो सही होगा। It will reap rewards. It will pay rewards. Just wait for the time. Just wait for the time. There was time जब जेफ बेजोस अमेजॉन में heavily लॉस बेयर कर रहे थे, but he stood by his idea, by his concept, by his business कि नहीं, ये सक्सेसफुल होगा। मुझे पता है, आई बिलीव इन दिस। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप में, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द सोशल नेटवर्क, which is a biopic of Mark Zuckerberg? Mariam, Shayan, have you guys watched the social network? It's the movie, it's the biopic on Mark Zuckerberg. So have you guys uh, have watched? शायन कह रहे हैं नहीं सर। ओके, मरियम भी कह रही है नो। बेटा जरूर देखिएगा। आई वुड बी रिकमेंडिंग फ्यू मूवीज, वेरी गुड बिजनेस मूवीज। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कुछ मूवीज ग्रुप पे, वो आप ओवर टाइम देखिएगा। यू विल एब्सोल्युटली लव द कॉन्सेप्ट, लव द आइडिया, हाउ दे डिफरेंट मूवीज पोर्ट्रे यू द रियल वर्ल्ड बिजनेस। किस तरह ये सारी चीजें किस तरीके से आपको मूवी के थ्रू शोकेस की जा रही हैं, पोर्ट्रे की जा रही हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक, उस द सोशल नेटवर्क में मार्क जकरबर्ग के पार्टनर ने मार्क जकरबर्ग से कहा कि मैं सोच रहा हूं कि हम पिछले 2 सालों से द फेसबुक चला रहे हैं और हमारे काफी ठीक ठाक पैसे लग चुके हैं। अरे मार्क जकरबर्ग के पास पैसे नहीं होते, तो मार्क जकरबर्ग के पास आइडिया वो उन दो भाइयों से आया हुआ होता है। और मार्क जकरबर्ग को इसका द फेसबुक का सिस्टम सारा बनाना होता है, सर्वर्स चाहिए होते हैं, जाहिर सी बात है वेबसाइट बनाने के लिए कॉस्ट चाहिए होती है, लेकिन मार्क जकरबर्ग के पास पैसे नहीं होते। तो मार्क जकरबर्ग का जो रूम पार्टनर होता है, जिसे डॉर्म कहते हैं हम, डॉर्म पार्टनर होता है, वो एडवार्डो सेवरन होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो अच्छे खासे अमीर घर से आता है। तो मार्क जकरबर्ग उसे पार्टनर लेता है कि यार तुम पैसे लगाओ और मेरे पास इस तरीके का आइडिया है और हम दोनों क्यों ना ये द फेसबुक स्टार्ट करें। तो 2 साल द फेसबुक चलाने के बाद एडवार्डो सेवरन कहता है कि हमने ठीक ठाक पैसे लगा दिए हैं, मैंने ठीक ठाक पैसे लगा दिए हैं, और अब रिटर्न कैसे आएगा वो बताओ। तो एडवार्डो सेवरिन कहता है कि हम शायद इस पे द फेसबुक पे प्रमोशन कैंपेन लगा दे। मैं पेप्सी से बात करता हूँ और हमारे पास इतना इतना इतनी फॉलोइंग है और इतने मेंबर्स हैं हमारी हमारे पेज पे, तो हमारी साइट पे। तो मार्क जकरबर्ग कहता है कि डोंट रन आफ्टर दीज penny penny money. You have absolutely no idea what I am seeing with the Facebook. देखो ये कितना ऑप्टिमिस्टिक था।
2003 में द फेसबुक लॉन्च हुआ, सेटअप हुआ, लॉन्च हुआ। 2005 में एडवार्डो सेवरन उसे कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, पेप्सी और कोको कोला और बाकी कंपनीज से मैं बात करता हूं, उनके एड्स लगाएंगे हम अपने वेबसाइट्स पे, हमारे पास ट्रैफिक है। और उस वक्त मार्क जकरबर्ग कह रहा है कि ये चिल्लड़ों के पीछे नहीं भागो, तुम्हें आइडिया नहीं है कि फेसबुक क्या बला का नाम है, क्या बनने जा रहा है। देखो, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। तो याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, पॉजिटिव अबाउट हिज बिजनेस। इनोवेटिव होना चाहिए, वही क्रिएटिव इनोवेटिव से बात आ गई हमारे पास। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं कर लूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर की अपनी खुद की कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट विद द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक आइडिया लगाया और मैंने सेटअप किया और मैंने बस उसे अब जाने दिया और छोड़ दिया, रहने दिया, या उसे अपने हाल पे छोड़ दिया। कमिटमेंट बहुत जरूरी है, कमिटमेंट। यू हैव टू गिव द टाइम, the effort, the resources, the brain, the ideas to the business every now and then. Commitment बहुत जरूरी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। I have seen in my surrounding very good business startups but failing to continue। बहुत अच्छे स्टार्टअप्स, लेकिन वो फेल हो गए, कंटिन्यू नहीं हो सके, क्योंकि ओनर अपने बिजनेस से कमिटेड नहीं थे। ओनर्स अपने बिजनेस से कमिटेड नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन उसको चला नहीं सके, और अच्छे स्टार्टअप्स थे, बंद हो गए, ओनर कमिटेड नहीं थे। और सर याद रखिएगा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ओनर हैज टू हैव मल्टी स्किल्ड। बहुत ज्यादा उसको चीजें सीखनी पड़ती हैं। अगर अब मिसाल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई स्टार्टेड लर्निंग मैनी थिंग्स। एंटरप्रेन्योर जब तक मैं नहीं था, मैं जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं था, मैं तब तक सिर्फ एक चीज में अच्छा था, और वो थी फाइनेंस, द द हिसाब किताब। एक तो मेमन, ऊपर से मास्टर्स इन फाइनेंस। तो फाइनेंस में मास्टर्स किया हुआ, मेमन। तो मुझे सिर्फ पैसा समझ आता था, अच्छे पैसे की वर्किंग आती थी, मुझे वर्किंग समझ आती थी। मैं अकाउंटेंट अच्छा था, मैं रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी करता था, मैं हिसाब किताब में आई यूज टू बी वेरी परफेक्ट विद नंबर्स, स्टिल आई एम। लेकिन मैं उस वक्त एक ही चीज में पक्का था, वो थी द फाइनेंस। बट एज आई बिकेम एंटरप्रेन्योर, as I started my own ventures, slowly and gradually I started learning this thing। हालांकि अब आप सोचो, अब आप अंडरस्टैंड करना, बिजनेस और अकाउंट्स में 2009 से पढ़ा रहा हूं, बिजनेस और अकाउंटिंग में 2009 से पढ़ा रहा हूं। दैट मींस मैं हर साल, और उस वक्त तो मैं अक्टूबर नवंबर भी प्रॉपर पढ़ाया करता था। 2022 तक मैं अक्टूबर नवंबर भी प्रॉपर पढ़ाया करता था। दैट मींस अराउंड 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 तकरीबन आप समझ लो कि 33 बैचेस, 32 बैचेस, 30 बैचेस कह लो के थ्रू हो चुके होंगे मेरे थ्रू आउट द लाइफ। राइट, अक्टूबर नवंबर मई जून मिला के। जब मैंने वेंचर स्टार्ट किया, अपने पहला वेंचर मैंने 2018 में स्टार्ट किया। इसका मतलब उस वक्त तक तकरीबन आप समझ लो कि मैं 18-20 बैचेस क्लियर आउट करा चुका था बिजनेस के और अकाउंट्स के। राइट, तो इसका मतलब मैं 18-20 बैचेस को ऑलरेडी पढ़ा चुका था कि एंटरप्रेन्योर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तब मैंने रियलाइज किया हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस मल्टी स्किल्ड। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर सकता। फॉर माई बिजनेस टू बी सक्सेसफुल, फॉर माई बिजनेस टू वर्क परफेक्टली, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। और उसके बाद आज मुझे मुझे मार्केटिंग आती है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया कैंपेन्स खुद कर लेता हूं। अब तो मैं वेब, ये ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एनिमेशन, वीडियो डिजाइनिंग भी सारी खुद कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग कर रहा हूं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहा हूं, इंप्लॉइज ट्रेनिंग पे काम कर रहा हूं। तो
मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑल, बट आई नो ऑल ऑफ द डोमेन्स। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कोई इंप्लॉय मुझे छोड़ के चले जाएगा तो मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा या मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल टुडे। क्यों? क्योंकि मैंने वो सारी चीजें सीख ली स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मेरे बिजनेस में मुझे काम आ रही। तो ओनर को मल्टी स्किल्ड होना पड़ेगा, याद रखिएगा, वो छोड़ नहीं सकता कोई चीज। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, याद रखिएगा। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करोगे, और बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। राइट। अब ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सवाल ये आ जाता है कि भैया गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को? ये जो हमारे पास स्टार्टअप्स होते हैं, गवर्नमेंट, हम, मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलप नेशंस की बात कर रहे हैं कि सर गवर्नमेंट क्यों स्टार्टअप्स को, बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। आपको पता है देयर वाज वन प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस जिसने एक स्लोगन रेस किया था, यू हैव एन आइडिया, वी हैव द मनी, और वो था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने फर्स्ट टेन्योर के दौरान यूएस में एक स्लोगन रेस किया गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यू हैव एन आइडिया, वी हैव द मनी। मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह अनाउंस किया कि तुम्हारे पास आइडिया है, हमारे पास पैसे हैं, तुम आइडिया लेकर आओ, हम पैसे लगाएंगे, गवर्नमेंट पैसे लगाएगी, और बिजनेस स्टार्टअप्स करते हैं। और उसका इंपैक्ट ये था कि यूएस एक्सपीरियंस्ड 9.1 lakh 9,10,000 न्यू वेंचर्स, न्यू गुड वेंचर्स अक्रॉस द यूएस। 9,10,000 के करीब वेंचर्स ओपन हुए यूएस में, और उन वेंचर्स में आज कुछ वेंचर्स ऐसे हैं जो अपनी इंडस्ट्री के लीडर हैं, जो ग्लोबल लीडर हैं, जो पूरे ग्लोबल मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। तो आप देखो एंटरप्रेन्योर्स कितने काम की चीज होते हैं। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को? बिकॉज बिजनेस स्टार्टअप्स रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये है एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इसको करेक्ट कर दूं, इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी खत्म करती है। जब नए वेंचर्स ओपन होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नई जॉब सामने आएंगी। जब नए वेंचर्स होंगे तो मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, उन वेंचर्स चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे। अब अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरे जो वेंचर्स हैं, मैं आपको देखें सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अब आप देखो, वी आर डूइंग दिस विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। हाँ, कभी कभार मुझे होता है, कभी कभार आई थिंक अबाउट दिस कि यार काश मैं भी किसी ऐसी इकोनॉमी में होता जहां मेरे बिजनेस को गवर्नमेंट की सपोर्ट की गई होती, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती, एक अच्छी सपोर्ट होती, तो हमारे बिजनेस बंद नहीं होते। मुझे डाउट नहीं रहता हमारे बिजनेसेस के ऊपर। हार्श कंडीशन में भी मुझे ये पता होता है एटलीस्ट कि नहीं यार, गवर्नमेंट है हमारे बैक पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नोट कीजिएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, मैं आपको इधर एग्जाम्पल दूं, मैं अगर आपको इनकी एग्जांपल्स दूं, ये तमाम मेरे वेंचर्स आपके सामने आ गए। ऑलराइट, तो ये देखिएगा, अभी फिलहाल बेस ओनली दिस इज द दिस इज द दिस ओनली दिस इज राइट नाउ, ये है वाहिद अनऑपरेशनल, अभी इसके ऑपरेशंस फॉर द टाइम बीइंग मैंने रोके हुए हैं। ओनली दिस इज अनऑपरेशनल राइट नाउ। अगर मैं ग्लाइड गाइड की बात करूं तो यहां मेरे पास 3 एम्प्लॉयज हैं। समाना एसोसिएट्स की बात करूं तो डायरेक्ट मेरे पास जो मेरे ब्रांड के अंडर आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं 44 एम्प्लॉयज। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बात करूं, इनडायरेक्ट बेसिस पे बात करूं, तो तकरीबन 130 प्लस
एम्प्लॉयज मेरे पास समाना एसोसिएट्स में। सजावट की बात करूं तो तकरीबन यहां पे भी 11 एम्प्लॉयज डायरेक्ट हैं, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बात करूं, इनडायरेक्ट की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 80 से ज्यादा मेरे पास सजावट में भी एम्प्लॉयज होंगे। हेयर लैब की बात करूं तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज मेरे पास 9 हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयज मेरे पास 9 हैं यहां पर। नियोनेट्स की बात करूं, 2 डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं मेरे पास नियोनेट्स में। इवेंटिका की बात करूं तो सर 131 प्लस डायरेक्ट एम्प्लॉयज है हमारे पास, डायरेक्ट एम्प्लॉयज। एंड तकरीबन तकरीबन नियर अबाउट 1000 प्लस इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज होंगे, 1000 प्लस मेरे पास इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज होंगे इवेंटिका में। तो अब आप देखो कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है हमारे पास से। तो अब आप अंडरस्टैंड करें गवर्नमेंट कितनी खुश होती है, गवर्नमेंट पॉजिटिव सोचती है बिजनेसेस को लेके। क्यों? क्योंकि सर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। और गवर्नमेंट का एक बड़ा चंद ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट के चंद ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव है अनएम्प्लॉयमेंट कम करना। उसके बाद जब बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं, गवर्नमेंट इसलिए उन्हें प्रमोट करती है क्योंकि बिजनेस स्टार्टअप कंपटीशन क्रिएट करते हैं। कंपटीशन से सर अब सवाल आ जाता है, सर कंपटीशन क्रिएट होने से फायदा क्या है? कंपटीशन क्रिएट होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तमाम बिजनेसेस के ऊपर यह प्रेशर आता है कि वो अब क्वालिटी इंप्रूव करें। अब आप देखें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में हमारे पास पहले सिर्फ 3 बड़े कार ब्रांड्स थे ऑटोमोबाइल, सिर्फ 3 बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हुआ करते थे पाकिस्तान में, टोयोटा, होंडा, सुजुकी। इसके अलावा जो भी छोटे छोटे ब्रांड्स आते थे वो कुछ साल मार्केट में रहते थे फिर चले आते थे, वो इन 3 ब्रांड्स को compete नहीं कर सकते थे। जैसे काफी साल होंडाई ने पाकिस्तान में काम किया था, काफी साल किया ने पाकिस्तान में काम किया था, निसान और मित्सुबिशी ने भी पाकिस्तान में काम किया था, बट दे कुडंट सर्वाइव। अब आज की मार्केट देखो, आज की मार्केट, तो आज हमें एक चीज नजर आती है कि सर टोयोटा, होंडा और सुजुकी की जो पावर थी वो टूटी है। मार्केट सैचुरेट हुई है। क्यों सैचुरेट हुई है? क्योंकि नए बिजनेसेस आ गए, नए बिजनेस स्टार्टअप सामने आ गए। अब आप देखें ना, हमारे पास कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स इस वक्त पाकिस्तान में। मैं ये नहीं बोल रहा वो लोकल ब्रांड हैं या बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। सर BYD, होंडाई, छेंगान, MG, इसूजू, हाँ, ये सारे ब्रांड्स, और भी बहुत सारे, प्रोटॉन होगा, और भी बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जो पाकिस्तान में लोकली ऑपरेट कर रहे हैं। किया है, होंडाई है, ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब आप देखिए इसकी वजह से हुआ क्या। सर इसकी वजह से टोयोटा, होंडा और सुजुकी पे प्रेशर पड़ा, और उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, क्वालिटी इंप्रूव हुई। देखो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो कस्टमर का लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, कस्टमर का लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। दूसरा, हमारी एबिलिटी टू एक्सपोर्ट बढ़ेगी एंड एबिलिटी टू इंपोर्ट कम होगी। एबिलिटी टू इंपोर्ट नहीं, नीड ऑफ इंपोर्ट कम होगी। अब जब नए कंपटीशन सेटअप होंगे तो हमें बाहर से प्रोडक्ट नहीं मंगवाने पड़ रहे होंगे। अब आप देखो बाहर से गाड़ियों की इंपोर्ट, जिसको प्रिसाइजली हम कहते थे जापानी गाड़ी, उसकी तादाद कम होती जा रही है। और लोकल असेंबल गाड़ियों की, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी नहीं है लेकिन असेंबली है, लोकल असेंबल गाड़ियों की आप देखें हमारे पास क्वांटिटी बढ़ रही है। तो सर ये फायदा होता है कंपटीशन बढ़ने से, बिजनेस स्टार्टअप होने से कंपटीशन बढ़ता है, और ये सारे फायदे हैं। आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट मतलब जीडीपी बढ़ता है, तो जीडीपी मतलब गवर्नमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ रही है। हम क्यों कहते हैं हम क्यों कहते हैं, दुनिया कहती है यूएस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, क्योंकि सर उसका बिगेस्ट आउटपुट है, जीडीपी उसका सबसे ज्यादा है, और ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट्स मिलते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। इन वजहों से गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस स्टार्टअप को सपोर्ट करती है। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज। मरियम, शायान, यहां तक क्लियर है बच्चों? परफेक्ट, ओके ओके ओके, यस सर, यस परफेक्ट। तो अब सवाल आ जाता है
कि सर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन सपोर्ट कैसे करती है? ये तो पता चल गया कि सर गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करती है। सर गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है? हाउ डू गवर्नमेंट सपोर्ट? व्हाट सपोर्ट डू गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू बिजनेस स्टार्टअप्स? क्या सपोर्ट करती है सर गवर्नमेंट? कैसे सपोर्ट करती है? सर गवर्नमेंट हेल्प्स विद आइडियाज। सबसे पहले तो गवर्नमेंट आइडियाज के थ्रू भी हेल्प कर सकती है। अच्छा, अब आप देखो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि यू हैव एन आइडिया, वी हैव द मनी। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के पास ठीक ठाक पैसा होता है। मतलब अगर मैं इंडिया जैसी इकोनॉमी की बात करूं, अ कंट्री लाइक इंडिया, इवन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो ऐसी कंट्रीज, बांग्लादेश, वी हैव द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, ऐसी कंट्रीज, ये वो कंट्रीज हैं जहां गवर्नमेंट गरीब है और लोग अमीर हैं। प्राइवेट सेक्टर इज वेरी रिच एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखो तो हर वक्त हाथ में वो, हाँ, कशकोल लेके घूम रही होती है। अभी पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, तो अब वो सैलाब को कैश आउट कराएंगे और दुनिया भर में जाके भीख मांगेंगे, माजरत के साथ। वेरी सॉरी टू से, बट दिस इज ट्रुथ। अभी तो चलो मैं नहीं बात कर रहा इस पे कि गवर्नमेंट कितनी करप्ट है और हमारी करप्शन की वजह से ये हाल हुआ हुआ है। इंडिया की अगर बात कर लें तो सर इंडिया की भी गवर्नमेंट गरीब है और लोग अमीर हैं। वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर होंगे। हाँ, वो जो अंबानी फैमिली है और मित्तल फैमिली है, और भी बहुत सारी हैं फैमिलीज जो दे आर नॉर्मली रिच। तो उल्टा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये बोले कि हमारे पास आइडिया है, तुम्हारे पास पैसा है, आओ मिलके स्टार्टअप करें। यू हैव द मनी, वी हैव द आइडिया। वी हैव द मनी, यू हैव द आइडिया। वी हैव द आइडिया, यू हैव द मनी। इट गोज साइमल्टेनियसली। तो गवर्नमेंट आइडियाज प्रोवाइड करती है, एडवाइस करती है, सपोर्ट करती है, ऐसे सेशंस रखवाती है एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल के, कि लोगों को बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट ऐसे ऐसे सेशंस अरेंज कराती है कि वहां पे सक्सेसफुल बिजनेस पीपल को बुलाया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है। वो आके प्राइवेट लोगों में आइडियाज प्रिवेल करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने। तो आइडियाज के थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लोकेशंस, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट और समटाइम्स इवन फ्री लोकेशंस स्पेशली टू देयर एंटरप्रेन्योर जोन्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिजनेस जोन्स बनाए हुए होते हैं। जैसे आपको कराची की अगर एग्जांपल दूं, आप दोनों ही कराची के हैं, आपको एग्जांपल दूं अगर, तो हमारे पास एक बहुत मशहूर एरिया है साइट एरिया। हाँ भाई, साइट एरिया। तो साइट एरिया क्या है? हमारे पास गवर्नमेंट के बनाया हुआ एक इकोनॉमिक हब है, एक इकोनॉमिक जोन है, जहां 1970s में गवर्नमेंट ने लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को पुश किया कि आप साइट एरिया में आके अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। तो उन गवर्नमेंट को उसको एक इकोनॉमिक हब बनाना था, इकोनॉमिक जोन बनाना था। फिर इसी तरीके से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसी तरीके से नूरियाबाद है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट काम कर रही है मंगोपीर इंडस्ट्रियल जोन पे। अब जैसे आज मंगोपीर इंडस्ट्रियल जोन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को वहां पुश कर रही है कि अगर कोई मंगोपीर इंडस्ट्रियल जोन में जाके अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको लो कॉस्ट, लो बजट पे जमीन प्रोवाइड कर देगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, आज वहां जाने में लोग हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 70s में लोग साइट एरिया जाने में हिचकिचा रहे थे, 90s में लोग कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने में कंफ्यूज थे। तो आज से 20 साल बाद मंगोपीर इंडस्ट्रियल जोन बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन होगा। तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, लो कॉस्ट पे लैंड भी प्रोवाइड करती है, लोकेशन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंस, ये बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट लोन्स देती है, ग्रांट्स देती है, छोटे बिजनेसेस को गिफ्ट्स देती है, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट मिलती है, छोटे बिजनेसेस को। उसके बाद लेबर की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट दुनिया भर में। पाकिस्तान में तो ये फैसिलिटी मुझे, मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है हो।
मेरी नॉलेज में नहीं है कि लेबर ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान में कुछ होते हो, लेकिन दुनिया भर में गवर्नमेंट जो है वो लेबर के ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशंस कंडक्ट करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आप लेबर की ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग हम आगे पढ़ेंगे अपने अपने सेक्शन 2 में। ये हमारा सेक्शन 1 है, इसका चैप्टर 3 है। हम ऐसे सेक्शन 2 में ह्यूमन रिसोर्स HRM के चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रेनिंग कितने काम की चीज होती है और ट्रेनिंग कितने फायदेमंद होती है। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, मरियम एंड शायान, डू यू गाइस हैव एनी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई वेंचर स्टार्ट करेंगे? कोई है टारगेट है कि आगे कभी लाइफ में कोई बिजनेस करने का सोचा है? मरियम, शायान। शायान कह रहे यस सर। शायन कह रहे हैं यस सर। अच्छा, मरियम भी कह रही है यस। जबरदस्त। मैं आपको बताऊं, आज का जो दौर है ना, टुडेज वर्ल्ड, याद रखिएगा, दोनों चीजें बोल रहा हूं, साइमल्टेनियस दोनों चीजें बोल रहा हूं। आज का दौर बहुत अच्छा दौर है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और आज का दौर बहुत बुरा दौर है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। समझ लीजिएगा, टुडेज टाइम, टुडेज वर्ल्ड इज वेरी गुड to start the business and very pathetic to start the business. अब सर क्या बात करें, ऐसा कैसे हो सकता है कि अच्छा भी और बुरा भी है? अच्छा उसके लिए जिसको रिसर्च आती है, और बुरा इसके लिए जिसको रिसर्च नहीं आती। याद रखिएगा, आज के दौर में रिसर्च का सारा गेम है। आप देखें ना, दुनिया के जितने बड़े वेंचर्स हैं, उन्होंने अपनी सारी मार्केट रिसर्च बेस्ड कैप्चर की हुई। अब आप देखें, फेसबुक फेसबुक गूगल, amazon, हाँ, ये सब क्या है सर? ये रिसर्च बेस्ड बिजनेसेस है। बाइकिया, करीम, इनड्राइव, सर ये रिसर्च बेस्ड बिजनेसेस हैं। रिसर्च बेस्ड बिजनेसेस से क्या मुराद है? इनके पास डेटा है टू वर्क, इनको डेटा यूज करना आता है, डेटा जमा करना आता है, उस डेटा को एनालाइज करना आता है। आप देखो ना, फेसबुक, आप सिर्फ सोचो, अभी मैं यहां बैठ के, ये रहा मोबाइल यहां पड़ा हुआ है, अभी मैं किसी से यहां पे सिर्फ डिस्कशन स्टार्ट कर दूं कि यार मुझे जो है ना एक नया माइक चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, और वो माइक ऐसा हो और वो ये हो, द फेसबुक will start me showing ads of mics. Is it true? Is it true guys? या आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा? आप लैपटॉप का सोचें, आपको लैपटॉप की एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू हो जाएंगी। आप नए मोबाइल का सोचें, आपको मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू हो जाएंगी। इज दिस राइट? सर वो डेटाबेस काम कर रहे हैं, वो डेटाबेस काम कर रहे हैं, वो आपको एग्जैक्टली वही दिखा रहे हैं जो आप देखना चाह रहे हो, डेटाबेस। आप कहां जाते हैं? गूगल के पास सारा डेटा है, आपके पास, आपका आपका सारा डेटा गूगल के पास है। आप सुबह कितने बजे स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल से कितने बजे निकलते हैं, वैन किस रूट से जाती है, वैन किस रूट से आती है, किसी को नहीं पता होगा, गूगल को पता होगा ये बात। और गूगल वो डेटा यूज कर रहा है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर एनालिसिस के लिए। तो आज का डेटा रिसर्च ओरिएंटेड, आज के बिजनेसेस रिसर्च ओरिएंटेड है। तो गवर्नमेंट दुनिया भर की, अच्छा रिसर्च आसान नहीं होती, और रिसर्च मुश्किल भी होती है और महंगी भी होती है। रिसर्च में पैसा लगता है ठीक ठाक, टाइम लगता है ठीक ठाक, तो हर बिजनेस रिसर्च तो नहीं कर सकता, हर बिजनेस के पास रिसर्च पॉसिबल तो नहीं है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और रिसर्च सेंटर्स बना के देती है, जहां आप जाके रिसर्चेस कंडक्ट कर सकते हो या ऑलरेडी रिसर्च डाटा को यूज कर सकते हो। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस स्टार्टअप्स में, और बिजनेस स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है। हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा तगड़ा टॉपिक है, बिजनेस प्लान। मैं आपको बताऊं, मैं आपको
गारंटीड बता दूं कि बज़ाहिर पढ़ने में ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सी बात लगती है बिजनेस प्लान, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऑल ऑफ माय वेंचर्स हैव अ बिजनेस प्लान। इन तमाम वेंचर्स के पहले बिजनेस प्लान बने हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले मैंने तमाम बिजनेसेस के बिजनेस प्लान बनाए, तब जाके मैं ऑन ट्रैक रहता हूं। मुझे पता होता है कि यार मेरा बिजनेस क्या कर रहा है और मुझे आगे क्या करना है। आपको पता है इनमें से दो ऐसे वेंचर्स हैं इनमें से दो ऐसे वेंचर्स हैं जो लॉस देते आ रहे हैं मुझे पिछले 2-3 सालों से, या मतलब जब से मैंने स्टार्ट किए, दे आर स्टिल गिविंग मी लॉस। दे आर स्टिल गिविंग मी लॉस, बट आई हैड दिस ऑन द बिजनेस प्लान। मैंने ये चीज बिजनेस प्लान में लिखी हुई थी कि टू अ सर्टेन टाइम ये मुझे लॉस देंगी, और मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा लॉस मिनिमाइज कैसे करना है। मुझे इन वेंचर से प्रॉफिट नहीं कमाना। अभी मुझे इन बिजनेसेस से प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे इनसे लॉस मिनिमाइज करना है। ये मेरा टारगेट है फिलहाल, सर्वाइवल वाला। अब बिजनेस प्लान में इनमें दोनों वेंचर्स में ये लिखा हुआ है कि 5 साल और 8 साल बाद मैं इनसे ये चाहता हूं। तो बिजनेस प्लान हेल्प्स मी टू पुश टुवर्ड्स दोस टारगेट्स। अब अगर मेरे पास बिजनेस प्लान नहीं होता, मेरे पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती, तो मैं शायद वो दो वेंचर ये सोच के बंद कर दूं कि यार मुझे तो हर महीने लॉस हो रहा है, मैं कोई बेवकूफ हूं कि लॉस बर्दाश्त करूं हर महीने। सर बिजनेस प्लान क्या चीज होती है, किस बला का नाम है, क्या मजेदार चीज है बिजनेस प्लान, ये देखिएगा। अ बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स business objectives and important details about the operations and finance, including products, cash flow, location, costs, customers, supplier, etc., etc., etc. बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिस पे बिजनेस के बारे में सारी चीजें मेंशन हो कि बिजनेस क्या है, बिजनेस किस चीज के बारे में है, नाम क्या है, ऑपरेट कैसे करेगा, लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, कितने लोग काम करेंगे, लोग कौन कौन होंगे, हायरिंग कैसे होगी, प्रमोशंस कैसे होंगी, कस्टमर कौन होंगे, कस्टमर कहां कहां होंगे, किस एरिया में होंगे, रीजन में होंगे, एज ग्रुप क्या होगा, सप्लायर्स कौन होंगे, प्रोडक्ट हमारे तक कैसे आएगा, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, बना रहे हैं तो मटेरियल कहां से आएगा, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कस्टमर को कैसे बेचेंगे, कस्टमर तक गुड्स कैसे पहुंचाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, पैसा कहां से आएगा, सेल्स कितनी होंगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे। इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ बिजनेस। इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ बिजनेस कि बिजनेस क्या है, पेपर पे लिख के बता दिया। तो ये जितना डिटेल होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जितना डिटेल्ड होगा उतना आपको भी अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होगा और दूसरे लोगों को भी आपके बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होगा। मैं आज आपको एक एक कमाल की बात शेयर करने जा रहा हूं, एक कमाल की बात। ये मैं अपने बिजनेस स्टूडेंट्स को जरूर बताता हूं, अपने बिजनेस स्टूडेंट्स को ये बात जरूर बताता हूं मेरे वेंचर्स में से। आपको पता है द ओनली वेंचर दिस दैट आई हैड पर्सनली इन्वेस्टेड, जहां मेरा अपना खुद का जाती पैसा लगा हुआ है, वो है समाना एसोसिएट्स। बस बस बाकी किसी वेंचर में मेरा जाती पैसा नहीं लगा हुआ, मेरा अपना पैसा नहीं लगा हुआ, बल्कि मेरे आसपास के लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उन वेंचर्स पे।
और मैंने उन वेंचर्स को चला के उनकी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट रोटेट की हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट मैंने केटर की हुई है। एंड दैट इज ऑल बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान एवरी टाइम आई स्टार्टेड अ वेंचर। बिजनेस प्लान किसी के पास भी जब गया हूं मैं अपना आइडिया लेके कि भैया मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं, ये पढ़ लो जरा, ये रहा पूरा प्लान, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इतनी डिटेल में कि होगा क्या, कैसे चलेगा, कितने टाइम तक लॉस होगा, कितने टाइम बाद प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, शुरू में प्रॉफिट कितना होगा, अच्छे सीजन में प्रॉफिट कितना होगा, ऑफ सीजन में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, रिपेयर कॉस्ट कितनी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है, हर एक चीज बिजनेस प्लान में। तो जब सामने वाले बंदे को जब इतना डिटेल में डॉक्यूमेंट दिखाया गया, तो उन्होंने कहा यार ये कोई तगड़ी चीज है, ये कोई आसान चीज नहीं है, ये इतनी वर्किंग करके बैठा हुआ है, दैट मींस ही इज डैम सीरियस अबाउट दिस। चलो भैया हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो याद रखिएगा, एक बिजनेस प्लान जो है ये देखिएगा, अ बिजनेस प्लान असिस्ट अ बिजनेस इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स बिजनेस गेन फाइनेंस इजली एज इट हेल्प देम अट्रैक्टिंग एंड कन्विंसिंग इन्वेस्टर्स। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका। इतना पक्का प्लान होता है कि आपके इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, उनको अट्रैक्शन मिल जाती है और वो आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं। हाउ इफेक्टिव बिजनेस प्लान इज, हाउ गुड अ बिजनेस प्लान इज, मैं आपके सामने वीडियो ओपन कर रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। मैं आपके सामने ये वीडियो ओपन कर रहा हूं, फॉलो अप रखिएगा इसका, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने, okay, let me start this video.
हाँ जी, देखो, समझ आया बिजनेस प्लान क्या चीज है, कितना डिटेल में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है बिजनेस प्लान में। यस प्लीज।